माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर ओके। तो आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ क्लास 10 का चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर। ओके, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसका हो सकता है बेसिक वीक हो, या जिसने 9th अच्छे से नहीं पढ़ा, 7th या 8 अच्छे से नहीं पढ़ा। अब वो लोग आ गए हैं क्लास 10th में और आप लोग सोच रहे हो अब मैं क्लास 10 तो बहुत ही वास्ट होगा, कैसे मैं करूंगा, मेरा बेसिक तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैसे हो पाएगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में यानी कि मैं क्लास 10th में जो भी चैप्टर करवाऊंगी सभी का बेसिक टू स्टैंडर्ड करवाऊंगी। जैसे ये आपका रियल नंबर है तो रियल नंबर भी मैं पहले बेसिक बताऊंगी, फिर जो आप लोग का है स्टैंडर्ड टॉपिक वो बताऊंगी। वैसे अगर मैं सेकंड चैप्टर ले रही हूँ तो सेकंड चैप्टर में आपका आता है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का पहले मैं बेसिक करवाऊंगी। बेसिक में जैसे एक वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद फिर मैं स्टैंडर्ड पार्ट पे आऊंगी। ओके, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ ये चैप्टर। ओके, तो पहले हम लोग बेसिक नंबर्स के बारे में समझेंगे, जैसे कि हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ओके, तो हम लोग पहले समझते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब देखो जैसे ही मैं बोलती हूँ नेचुरल नंबर, आप लोग के दिमाग में ऑलरेडी आ गया होगी कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, जैसे काउंटिंग नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दो, ये तो आपका नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। बट तुम लोग सोच रहे होगे इसमें कुछ नंबर मिसिंग है। कौन सा नंबर मिसिंग है, 0 मिसिंग है। जब मैं इसमें 0 ऐड कर दूं, इसमें मैं क्या करती हूँ, 0 ऐड कर देती हूँ, औसत नंबर तो एज इट इज रहेगा, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा होल नंबर। क्या बनेगा, होल नंबर। देखो बहुत ही बेसिक से करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये मत समझना कि मेरा बेसिक अच्छा नहीं है तो अब अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिक से करवा रही तो आपको अच्छे से समझना है। अब देखो होल नंबर तो हो गया। अब यहाँ पे दो, ये जो आपका होल नंबर है इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है, मैम इसमें नेगेटिव नंबर मिसिंग है। बिल्कुल सही, इसमें क्या नेगेटिव नंबर मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते चलेगा, ये भी बढ़ेगा। अब जब मैं इसमें नेगेटिव नंबर ऐड कर देती हूँ तो ये क्या नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीजर नंबर, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर नंबर क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर विद 0, ठीक है। वैसा सेट जिसमें क्या हो, पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो और क्या हो, 0 भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। अब देखो इंटीजर नंबर हो गया, होल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया, मैम ये समझ में आ गया। अब बेसिक नंबर के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि इवन नंबर। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे को ऑलरेडी आता होगा, बट हम लोगों को हर एक बच्चे को देखना है ना। क्लास में क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, हर एक बच्चे को देखना है। तो इवन नंबर क्या होता है, वैसा इवन नंबर क्या होता है जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, डिविजिबल बाय 2, जो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2 से पूरा कट जाए। जैसे कि मैं बोल दूं यहाँ पे 2 हो गया, 2 तो कटेगा, फिर यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये जो नंबर है ये क्या होंगे, ये 2 से डिविजिबल होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे आपके इवन नंबर। फिर हम लोग आते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 से जो नहीं कटे, तो मैं लिख देती हूँ नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 9 हो गया। क्या ये सब 2 से डिविजिबल होगा, 2 से कटेगा पूरा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया आपका ऑड नंबर। अब देखो ऑड नंबर की बात क्या आता है आपका, प्राइम नंबर आता है, को प्राइम आता है, कंपोजिट नंबर आता है, वो मैं बताती हूँ। अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर हो। फैक्टर क्या होता है, देखो फैक्टर होता है जिस नंबर से वो डिविजिबल हो। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे, यानी कि 4 किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। 4 एक तो 1 से डिविजिबल होगा, यानी कि पूरा कटेगा, एक 2 से पूरा कटेगा, और किससे कटेगा, एक खुद ये 4 से कटेगा पूरा। तो ये जो 1 2 और 4 हो गए, ये क्या हो गए, ये 4 के फैक्टर हो गए, यानी कि ये सब इस नंबर से क्या होगा, 4 क्या होगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे हम लोग को देखना है प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि जो 1 और इटसेल्फ से क्या हो जाए, कट जाए। 1 एंड इटसेल्फ क्या हो, इसके फैक्टर हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में बोलती हूँ, एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, एग्जांपल इसका हो सकता है 2 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब देखो 2 के क्या क्या फैक्टर होंगे, एक तो 2 1 से कटेगा, ठीक है, एक तो ये 1 से कट जाएगा, और ये किससे कटेगा, एक ये 2 खुद से कटेगा, और किसी नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर आ जाओ 3 क्या होगा, 3 एक 1 से कटेगा, और एक क्या, एक ये 3 खुद से कटेगा। तो इसमें क्या बोला, प्राइम नंबर क्या हो गया, वैसा नंबर जो क्या हो, जो 1 से डिविजिबल हो जाए और इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर खुद से डिविजिबल हो जाए। जैसे कि इसमें 1 से हो रहा डिविजिबल और ये 3 से हो रहा डिविजिबल।
फिर आगे 5 में क्या हो रहा है, एक तो 1 से होगा, एक या किससे होगा, 5 से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब आते देखो, अब प्राइम नंबर तो हो गया, अब उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जिसके क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। अभी फैक्टर के बारे में अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को। ठीक है, तो देखो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे मैं एग्जांपल लेके बता, जैसे क्या 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। अब देखो 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 होगा फैक्टर, और क्या होगा, एक 2 होगा फैक्टर, एक क्या हो गया 4 हो गया फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है, ये कितने फैक्टर आ गए, 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये जो 4 है ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो गया। फिर आज जो सेकंड पे ये जो 6 है, 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे, एक तो 1, यानी कि ये 1 से कट जाएगा, और किससे कटेगा, और ये कटेगा 2 से, और किससे 3 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, खुद ये नंबर 6 से भी कटेगा। इसके फैक्टर कितने आ गए, 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए। इसका क्या मतलब, ये 6 क्या है, कंपोजिट नंबर। फिर हम लोग आगे करते हैं 9 को। देखो 9 की क्या, एक तो 1 ये फैक्टर होंगे, और क्या होगा 3, और क्या हो जाएगा 9। ठीक है, इसके भी क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसका क्या मतलब, 9 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और 1 2 ये जो आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, 1 2 एग्जाम्पल आप लोग को खुद से लिखना है। उसके बाद कंपोजिट नंबर के बाद आते हैं को प्राइम पे। को प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे का डाउट रहता है, बहुत बच्चे को समझ ही नहीं आता है ये को प्राइम क्या है। ठीक, तो देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके कॉमन फैक्टर क्या होने चाहिए, जिसके कॉमन फैक्टर 1 होने चाहिए। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ये लिख दो, 1 शुड बी कॉमन फैक्टर, 1 शुड बी कॉमन फैक्टर। जिससे कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। जैसे कि एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ और यहाँ पे मैं 3 ले रही हूँ। 2 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, पहले ये देखना है। इसके फैक्टर एक तो 1 आएंगे, और क्या आएंगे 2। 3 के फैक्टर क्या आएंगे, एक तो 1 एक 3। अब एक बात बताओ, इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 है ना। इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब 2 और 3 क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। को प्राइम में क्या बोला, को प्राइम में बोला कॉमन फैक्टर क्या आने चाहिए, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आने चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं वो नंबर क्या है, को प्राइम है। और एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे मैं एग्जांपल कोई भी ले लो, 6 ले लो, 9 में लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो 6 में देखती हूँ, एक तो इसका फैक्टर 1 हो गया, 2 3 हो गया, 6 हो गया। इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे देखते हैं। इसके फैक्टर आ गए एक 1 एक 3 एक 9। अब एक बात बताओ, इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 1 कॉमन है, ठीक है, एक 3 भी कॉमन है। तो क्या ये को प्राइम होगा, नहीं होगा को प्राइम, क्योंकि इसमें कितने फैक्टर कॉमन आ गए, 2 फैक्टर कॉमन आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बस एक कॉमन फैक्टर चाहिए, वो भी 1। फिर एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, एक एग्जांपल यहाँ पे ले लो, जैसे कि मैं लेती हूँ 4 और 5। 4 और 5 का करो, वही आएगा 1, इसमें 2 हो गया 4। इसके फैक्टर क्या है, एक तो 1 एक 5। अब इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका क्या मतलब 4 और 5 क्या हो जाएगा, आपका को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बेसिक नंबर के बारे में दिया है, हर एक बेसिक नंबर के बारे में मैंने बताया, नेचुरल नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, और नंबर इवन नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे समझेंगे, आगे हम लोग को समझ रहा है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो अब हम लोग समझेंगे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पे लिखती हूँ रैशनल नंबर। अब देखो डेफिनेशन लिखने की तो जरूरत है नहीं, तो मैं ऐसे नॉर्मल समझाती हूँ। देखो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी अपॉन, ओ माय गॉड ये टूट गया, ठीक है कोई बात नहीं, ये से हम लोग क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसमें कंडीशन क्या है, इसमें बोल रहा है पी क्यू इज एन इंटीजर नंबर। पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। और एक चीज और यहाँ पे मेंशन करो, पी क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर।
पी क्यू क्या होगा, को प्राइम नंबर भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रैशनल नंबर में नॉर्मल समझना है। रैशनल नंबर को क्या कर सकते हैं हम लोग, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और पी क्यू क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा, और क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। अब यहाँ पे बात आता है इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अगर मैं बोलूँ तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, 1/4 लिख सकते हैं, -2/9 लिख लो, 0 हो गया, और क्या हो गया, 22/7 हो गया। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम यहाँ पे 0 कैसे होगा। अगर जिसने 9th अच्छे से पढ़ा है उसे इसका आंसर भी पता है, जिसने 9th अच्छे से नहीं पढ़ा उसे नहीं पता होगा, पर कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी, मेरा यही काम है। तो देखो 0 यहाँ पे क्या होगा, 0 रैशनल नंबर होगा। कैसे होगा, देखो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना, इसमें क्या बोला, अगर देखो 0 अगर मैं नीचे लिखा होता, डिनोमिनेटर में लिखा होता, तब ये क्या होता, तभी रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, पर न्यूमरेटर में तो 0 लिख सकते हैं ना, ऊपर तो 0 लिख सकते हैं। ऊपर में तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिख सकते, वो भी क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पर भी कंडीशन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में आप जब भी 0 लिखते हो और ऊपर कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना ले लो, वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो नीचे 0 इसलिए नहीं देते, इसलिए यहाँ पे इसने ऑलरेडी कंडीशन बना दिया, पर न्यूमरेटर में हम लोग 0 ले सकते हैं, सो दैट क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज और आ गया, 22/7। 22/7 क्या होता है, ये पाई का वैल्यू है, ये क्या है, पाई का वैल्यू है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब आगे बताऊंगी इससे रिलेटेड, यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे बताऊंगी अभी, जब मैं इररेशनल नंबर बताऊंगी आप लोगों को। अब देखो ये तो समझ में आ गया रैशनल नंबर क्या होता है। अब हम लोग आते हैं इररेशनल नंबर पे। इररेशनल नंबर, और उससे पहले एक बात बताओ, मैंने इधर ही एक वीडियो अपलोड किया था शॉर्ट्स में, जिसमें एक सच एक क्वेश्चन था, वो मैंने बताया था बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग कि बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करना है सर, बट बहुत सारे बच्चे ने इसका आंसर गलत बताया, और मुझे समझ नहीं आता, आंसर तो गलत बताया तो बताया, ठीक है चलो, बट कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा तुम लोगों के पास। एक तो आंसर गलत बता रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो नहीं मैम आप ही गलत बता रहे हो, मतलब ठीक है चलो अगर ये बोल भी दिया तो ठीक है, बट कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, गलत आंसर बता करके भी बोल रहे हो कि हाँ मैम आप ही गलत बोल रहे हो, समझ नहीं आता। तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा बोर्ड मार्क्स के बारे में नॉलेज रखो, थोड़ा सा पढ़ो, बहुत ही बेसिक है बोर्ड मार्क्स। अब मैं आगे बताती हूँ इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसे हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो हो जाएगा आपका √2, फिर हो जाएगा √3 हो गया, एक मिनट √3, पाई हो गया, ये सब क्या हो गया, ये हो गया आपका इररेशनल नंबर, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना है रेशनल नंबर के पास, यहाँ पे मेंशन करेंगे जो रेशनल नंबर है आपका, ये क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग, और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नीचे में लिख दूं कैसे, बट रिपीटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। उसके बाद देखो ये क्या होता है, इररेशनल नंबर क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये जो √2 है √3 है, ये क्या है, ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आएगा ये पाई, मैम पाई आपने दोनों जगह लिख दिया है, पाई आपने यहाँ पर भी लिख दिया, पाई का वैल्यू आपने यहाँ पर भी लिख दिया, तो पाई रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों कैसे हो सकता है। बात तो सही, आप लोग के दिमाग में सही क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो पाई है, पाई का जो 22/7 जो दिया हुआ है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का, ठीक है। पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.1427 समथिंग करके होता है, जो क्या होता है, जो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग पाई को हम लोग क्या करते हैं, इररेशनल नंबर लिखते हैं, यानी पाई क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को अगर ये भी नहीं पता कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखो टर्मिनेटिंग क्या होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब होगा एक पॉइंट के बाद आके वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी कि इसका क्या डिमांड है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मैं लूँ यहाँ पे 2 और 4, 2 2 जा 4, क्या हो गया, डिमांड इसका 0 आ गया, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो गया। फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 नहीं आएगा, बट वो क्या होगा, रिपीट होगा। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो आपका परसेंट आएगा ये क्या हो जाएगा, रिपीट होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखूँ मैं तो 3.3333, ये फर्दर आगे बढ़ते चला जाएगा और नंबर क्या होगा इसमें, रिपीट होगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और एक बात याद रखना, ये दो केस किसके हैं, ये दो केस किसके हैं, रैशनल नंबर के केस है। जब भी इस टाइप का केस आएगा, इस टाइप के नंबर आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे ये दोनों नंबर किस टाइप के, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। अब आ जाओ सेकंड पे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना वो टर्मिनेट हो रहा है ना वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर उसका 0 भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा। सपोज करके मैं बोलती हूँ 3.426782 फर्दर बढ़ते जाएगा। अब इसमें होता है इसमें कोई नंबर रिपीट, कुछ रिपीट हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम रिपीट तो हो रहा है, 2 तो रिपीट हो रहा है, बट बेटा यहाँ पे क्या रिपीट होने का मतलब क्या, सीक्वेंस वे में रिपीट होगा। अगर यहाँ पे 4 2 रिपीट हो रहा है तो ऐसे होना चाहिए 4 2 4 2 4 2, ठीक है, एक सीक्वेंस वे में रिपीट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 यहाँ पर है तो आगे भी 4 नंबर के बाद 4 डिजिट के बाद फिर 2 है तो वो रिपीट हो रहा है, ऐसे नहीं देखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये किसका केस होता है, ये होता है आपका इररेशनल नंबर का, इररेशनल नंबर का केस होता है, ठीक है। तो ये था रैशनल नंबर, ये था इररेशनल नंबर, एग्जाम्पल में मैंने बता दिया, तो ये समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अब मैं आती हूँ रियल नंबर पे। तो अब हम लोग समझेंगे जो आपका चैप्टर है रियल नंबर। इससे पहले जो मैंने बताया था ये सब बेसिक नंबर्स के बारे में था, ठीक है। तो रियल नंबर हम लोग समझेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। अगर मैं इसे डिफाइन करूँ तो क्या होता है, ये द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। और क्या मैं स्पीड में लिखा रही हूँ, इतने स्पीड में मैं बस एग्जाम में ही लिखती हूँ कि जल्दी जल्दी लिख करके बस एग्जाम निकल जाए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर की कॉम्बिनेशन को जब मैं इस दोनों को मिला दूं तो क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा। जैसे मैं बोल दूं ये आपका क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है, ये क्या है, इररेशनल नंबर है। जब मैं इस दोनों को मिला दूं तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका रियल नंबर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भीख मांग रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बस बता रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, रियल नंबर के एग्जाम्पल क्या होंगे। ये तो मुझे पता ही हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और इररेशनल, यानी कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर से मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे, जितने भी रैशनल नंबर के एग्जाम्पल है वो सारे इसके अंदर आएंगे, और जितने भी इररेशनल नंबर के एग्जाम्पल है वो भी सारे इसमें आएंगे। जैसे मैं बोलूँ 22/7 पाई हो गया, -1/2 ले लो, 0 ले लो, √2 ले लो, √3 ले लो, ये सारे किसके अंदर आएंगे, रियल नंबर के अंदर आएंगे। तो रियल नंबर के एग्जाम्पल में क्या आएंगे, सारे नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आपका रियल नंबर। अब देखो ये जो चैप्टर है आपका रियल नंबर, इसमें क्या है, इसमें टोटल 2 थ्योरम ही है और एक्सरसाइज भी बहुत छोटा है। तो पहले मैं थ्योरम के बारे में बताऊंगी, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम। अब मुझे पता बहुत सारे बच्चे डर रहेंगे कि मैम फर्स्ट थ्योरम बहुत ही पता नहीं टफ होगा, पता नहीं कैसा होगा। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर आप लोग खुद जज करोगे कि ये सच में इतना टफ है कि नहीं है। ओके, तो मैं बताती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and their factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur, ठीक है। ये तो रहा। अब मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला जा रहा है जितने भी कंपोजिट नंबर है, जितने भी कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पे मैं कंपोजिट नंबर लिख देती हूँ 6, ठीक है। अब यहाँ पे बोला ये जो कंपोजिट नंबर है, जब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो चलो कर लेते प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 6। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर आएगा उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो नंबर आएगा ये किस फॉर्म में आएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आएगा। 6 क्या आ गया, 6 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो वो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आता है। ये देखो ये 2 नंबर है, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, बीच में क्या प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो बस यही था इस थ्योरम में। क्या मैम क्या मजाक कर रहे हो आप, बिल्कुल मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आपका जो बुक है वो मजाक कर रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि देखो ये इतना भी टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ये क्लास 10th में इतना ईजी कैसे। अब देखो अगर मैं बोलूँ और भी ले लो एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लेती हूँ 10,
तो 10 को प्राइम फैक्टराइज कर लो पहले, 2 5 जा 10, 2 into 5 आ गया, ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आ गया। बस इसमें तो यही बोल रहा है जितने भी कंपोजिट नंबर है जब मैं उसका प्राइम फैक्टराइज करूंगी तो वो किस फॉर्म में आएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में आएगा। तो ये तो आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आ गया। बस यही था इस थ्योरम में, बस हम लोग को यही समझना था और कुछ भी हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल वे में था, बस हम लोग को इतना ही समझना था, ठीक है। अब मैं इसके बाद एक फॉर्मूला बताऊंगी और उससे रिलेटेड क्या बताऊंगी, 1-2 क्वेश्चन बताऊंगी। इसके बाद वाला जो थ्योरम आता है वो भी सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। तो अब मैं बताती हूँ आप लोग को ये फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में बस एक यही फॉर्मूला है। तो ये क्या है, HCF ऑफ A इंटू बी इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू बी, ठीक है। अब ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब इसमें दे दिया गया है आपके पास क्या गिवन क्या है, HCF दिया गया है, HCF ऑफ 306 और यहाँ पे क्या कॉमा 657 क्या है 9 दिया गया। आपसे क्या पूछा गया, आपसे LCM पूछा गया है, आपको LCM निकालना है इस 2 नंबर का। अब ये जो 2 नंबर दिया गया, ये 2 नंबर क्या है, ये A है और ये B है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, A आपके पास क्या दिया हुआ 306, B आपके पास क्या दिया हुआ 657। अब ये फॉर्मूला नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। अब देखो HCF आपके पास दिया हुआ है, HCF ऑफ AB क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैं 9 लिख लूंगी इंटू LCM आपके पास नहीं दिया, LCM तो आपको फाइंड करना है, तो LCM मैं एज इट इज लिख लेती हूँ AB की जगह आप ये 2 नंबर लिख सकते हो या लिख लो, अच्छा ये लिख लोगे इक्वल टू A इंटू बी, A और B मैं यहाँ पे लिखती हूँ। A क्या हो गया आपका 306 इंटू 657। अब देखो ये नंबर क्या है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो एलसीएम मैं ऐसे लिखती हूँ 306 657, 306 इंटू 657 अपॉन में 9 से कट करो, 9 3 27, 9 4 36 कट गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 657 और 34 ये आ गया। इस दोनों को क्या करना मल्टीप्लाई करना, आपके पास ये आ गया ना एलसीएम ऑफ 306 657, 34 और 657 इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना नंबर आता है। 7 28 2 22 2 कैरी 2 26 7 3 21 1 कैरी 2 50 77 कैरी 1 80 8 90। तो ये क्या हो जाएगा 8 2 3 30 का 3 कैरी 1 9 10 12 का 2 कैरी 1 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 2 3 3 8, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 306 और 657 क्या आ गया 2 2 3 3 8। तो ये रहा आपका आंसर। और कभी भी क्वेश्चन आपके पास ऐसा ही पूछा जाएगा, बहुत बार क्या दिया रहेगा एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ भी दिया रहेगा और हो सकता है ए दिया हो और आपको क्या बोला जाए आपको बी निकालना, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। बहुत बार क्या हो, बहुत बार एलसीएम दिया हो और एचसीएफ नहीं दिया हो और आपसे क्या पूछा जाए एचसीएफ पूछा जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हो इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक। तो इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। तो ये मैंने बता दिया, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी बता दिया किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग इस फॉर्मूला में किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ, आगे आप लोग का आएगा सेकंड थ्योरम। तो अब मैं आप लोग को बताऊंगी सेकंड थ्योरम। तो देखो सेकंड थ्योरम क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है लेट p बी अ प्राइम नंबर, p क्या प्राइम नंबर है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, द p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें बोल रहा है p क्या आपके पास p प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि p क्या कर रहा है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। द p डिवाइड्स a, उसके बाद क्या बोल रहा है देन, यानी कि p क्या होगा a को भी डिवाइड करेगा, p क्या होगा a को भी डिवाइड करेगा। बस इसमें क्या बोल रहा है इतना बोला जा रहा है, p क्या कर रहा है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा p a को भी डिवाइड करेगा, जिसमें से कंडीशन दिया गया है p क्या होना चाहिए, p आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर भी कोई भी नंबर ले सकते हो आप, चलो सपोज करके मैं बोलूँ तो 3 ले लो, प्राइम नंबर ही है। उसके बाद बोला जा रहा है a क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में भी आप 3 ले लो, ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर ही हुआ, ठीक है, ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे बताना है, यहाँ पे बोल रहा है p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्या होगा p a को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, p मैंने क्या माना 3, यहाँ पे मैं 3 लिख लेती हूँ। a क्या हो गया आपके पास 3, तो 3 को कट करेगा, बिल्कुल करेगा। जब ये 3 को कट करेगा तो p a स्क्वायर को भी कट करेगा, तो 3 यहाँ पे हो गया। अब देखो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो गया, p क्या हो गया 3 हो गया, तो ये भी तो कट हो रहा है, 3 3 9, 3 से 3 भी कट हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका बस ये कॉन्सेप्ट था
P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा। और ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो आगे जो मैं थ्योरम यानी कि प्रूव करने के लिए बताऊंगी उसमें क्या करना है, उसमें मुझे ये यूज करना है, ये पार्ट को यूज करना है। तो ये अच्छे से समझ लो, ठीक है। क्या हो रहा है, P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P क्या होगा, A को भी डिवाइड करेगा। और आप लोग के सामने है, देख लो, आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये था आपका थ्योरम। अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि √2 क्या है, √2 तो इरेशनल नंबर है, तो इसे प्रूव कैसे करें। बिल्कुल प्रूव इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, √2 इरेशनल नंबर है, मुझे पता है, बट हम लोग एक तरीके से इसे प्रूव कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, वो हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है मैम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, मुझे नहीं पता। बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे इसे कुछ एज्यूम करना है। जैसे मैं बताऊँ, पहले मैं क्या करूँगी, इसे कुछ एज्यूम करूँगी। एज्यूम यानी कि मैं इसे एज्यूम करती हूँ रेशनल नंबर, ठीक है। पहले मुझे क्या करना है, इसे रेशनल नंबर एज्यूम करना है। जब मैं इसे रेशनल नंबर एज्यूम करूंगी तो मैं देखूंगी इसके अंदर क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर वाली कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर वाली क्वालिटी होनी चाहिए। जब मैंने इसे रेशनल नंबर एज्यूम किया तो मैं देखती हूँ इसके अंदर क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर वाली क्वालिटी होनी चाहिए। यानी कि ये P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, PQ क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये सब क्या होना चाहिए इसमें। बट मैं क्या देखती हूँ, मैं देखती हूँ ये क्या कर रहा है, एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दो कंडीशन ये भी इसे फुलफिल कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। जब ये थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो क्या ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर होता है तो इसे क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। बट ये लास्ट कंडीशन तो फुलफिल कर ही नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। जो मैंने एज्यूम किया था वो क्या, वो तो गलत एज्यूम किया था। जब मैंने जो एज्यूम किया वो क्या, वो मैंने गलत सब एज्यूम किया। तो सही क्या है, सही क्या है, सही ये है कि √2 क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। बस मुझे इसमें यही करना है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बस मुझे यही समझाता है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कुछ गलत एज्यूम करना है। गलत एज्यूम करने के बाद क्या करना, आपको उसी को क्या करना, फिर आपको गलत साबित करना है। आप जब उसे ये बता दोगे कि जब आप जो आपने एज्यूम किया वो क्या, वो गलत है, तो सही क्या है, सही जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसे प्रूव कैसे करना है। इसे मैं इरेज करती हूँ, एक मिनट। तो पहले मैं एज्यूम करती हूँ, लिख देती हूँ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बना रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, एज्यूम करना है। तो मैं करती हूँ लेट अस अज्यूम √2 is a rational number, is a rational number, ठीक है। √2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। जब √2 रेशनल नंबर हो गया तो √2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए। और PQ क्या होना चाहिए, इज एन इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर। ये दो नंबर होने चाहिए। अब मुझे क्या करना, मुझे ये रूट को हटाना है। जब मैं रूट को कैसे हटाऊंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो यहाँ पे मैं करती हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। SBS लिख देती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब मैं करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, P/Q का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या होगा, रूट हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू P² अपॉन में Q² हो गया। अब मैं 2 को इस साइड करती हूँ, नीचे करती हूँ, तो Q² क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो Q² इक्वल टू P² अपॉन में 2, ठीक है। ये हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2Q² इस साइड हो जाएगा, फिर 2 को मैं नीचे कर लूंगी। अब ये तो कैसे मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वो थ्योरम लिखना है जो मैंने इससे पहले बताया था आपको। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इफ 2 डिवाइड्स P² then 2 also divides P, ठीक है। जब 2 P² को डिवाइड करा तो 2 P को भी डिवाइड करेगा, इस थ्योरम में है। अब ये करने के बाद तो क्या, इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लेट करना है। लेट P को मैं कुछ मानती हूँ, P को मैं मानती हूँ 2C। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन आएगा, मैम यहाँ पे 2C आपने क्यों लिया और P को आपने 2C क्यों माना। इसलिए माना, देखो P² क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। P² क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूँ ये नीचे 2 है,
ऊपर क्या है, पी स्क्वायर है, यानी कि पी स्क्वायर कोई वैसा नंबर होगा ना जो 2 के फॉर्म में होगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 4 है तो 2 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 4 को क्या मैं 2 into 2 लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 6, 2 से क्या होगा, 6 डिविजिबल हो गया, तो 6 को क्या मैं 2 into 3 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। फिर अगर कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर ऊपर आ जाए, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 into समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 तो हो गया और ये जो समथिंग है इसे क्या मैं मान लेती हूँ, सी मान लेती हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये तो आ गया, इसके आगे आते हैं हम लोग, पी को क्या माना मैंने, 2c। अब आगे आते हैं, अब मुझे क्या करना है, इसे मैं थोड़ा सा लाइन बना देती हूँ। अब मुझे क्या करना, पुट करना है, मैं यहाँ पे करती हूँ पुटिंग p इन इक्वेशन 1, ठीक है। p को क्या मैं करती हूँ, इक्वेशन 1 में डालती हूँ, तो डाल देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू p की जगह क्या आएगा, 2c स्क्वायर, 2c का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, 2 को क्या मैं सेट कर सकती हूँ, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2 क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे फिर से वो थ्योरम लिखना है, इफ 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड क्यू, ठीक है। 2 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या होगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। अब यहाँ तक तो बात आ गया, अब आपका आता है लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या हो गया, देखो ये मैंने कर लिया, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने इसे क्या माना था, मैंने इसे रेशनल नंबर माना था। रेशनल नंबर मानने के बाद जब अगर ये रेशनल नंबर है तो ये कोप्राइम नंबर भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कोप्राइम। अब कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम वैसे नंबर होते हैं जिसकी कॉमन फैक्टर क्या आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे हो जाओ, यानी कि पी और क्यू की कॉमन फैक्टर क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए, क्योंकि मैंने रेशनल नंबर से एज्यूम किया है। बट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, पी स्क्वायर अपॉन में 2 लिखा है, यानी कि 2 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, 2 से ये डिविजिबल हो गया, यानी कि 2 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब देखो एक तो इसके फैक्टर 1 हो जाएंगे, 1 से भी तो पी स्क्वायर डिविजिबल हो जाएगा, 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है, तो 1 तो इसके फैक्टर होंगे ही होंगे, और ऊपर से क्या है, इसमें 2 भी फैक्टर है इसका, इसके 2 फैक्टर आ गए। अब इस साइड आ जाओ, इसमें भी क्या है, 2 इसका फैक्टर हो गया, 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा, और क्या एक इसका 1 भी तो फैक्टर होगा, 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं पी और क्यू, पी और क्यू के कितने फैक्टर हैं, मोर देन, यानी कि 2 फैक्टर आ गए, एक तो 1 आ गया, एक 2 आ गया, तो इसका मतलब ये कोप्राइम नंबर नहीं है। ये क्या, ये कोप्राइम नंबर नहीं है। अगर ये कोप्राइम नंबर होता तो इसके सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर आते, बट इसके क्या, इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं। तो जब ये कोप्राइम नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। और जो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि जो मैंने एज्यूम किया था वो मैंने गलत एज्यूम किया था, ये रेशनल नंबर तो है ही नहीं। जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यही आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब मुझे ये लैंग्वेज में लिखना है, सो एज वी नो, यहाँ पे लिखते हैं एज वी नो P and Q have more than 2 factor, so it is not a rational number। तो ये क्या, ये रेशनल नंबर नहीं है। उसके बाद मैं लिखूंगी सो रेशनल नंबर नहीं है, so our assumption is wrong, ठीक है। तो जो मैंने एज्यूम किया था वो क्या, गलत है, सही क्या है, wrong, √2, so √2 is irrational number, ठीक है। तो जो मैंने एज्यूम किया था वो गलत है, सही क्या है, √2 क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर होगा। तो ये था आपका थ्योरम, जैसे कि √2 को आप इरेशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे कि √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया। जब भी देखो, जब भी एक नंबर हो ना, जैसे कि आपका √2 हो, √3 हो, √7 हो, रूट हो गया, और कोई नंबर ले लो, जैसे √11 हो गया, तो ये सब जब नंबर दिया हो, ठीक है, ये सब जब दिया हो तो आप लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है। बट यहाँ पे बात आता है, बहुत बार क्वेश्चन क्या होता है ना, अलग टाइप का दिया रहता है, तब आप लोग कैसे इसे सॉल्व करोगे। सपोज कर लो बहुत बड़ा ऐसे दिया हो 3 + 2 √2, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं अब आप लोग को बताती हूँ इस टाइप का अगर आएगा तो इसे कैसे सॉल्व करना है।
तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इसे प्रूव कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रूव 3 + 2√5 और यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ 1/√2। ठीक है, इसे क्या करना, मुझे प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एज्यूम करूँगी। तो लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यहाँ पे लिखना है बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, मैं लिख देती हूँ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, एज्यूम करने के बाद इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखना है तो लिख देते हैं P/Q के फॉर्म में, जिसमें से क्या होना चाहिए, PQ इज एन इंटीजर नंबर और क्या होगा, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। ठीक है, अब क्या करना है बताओ। अब हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ना, ये रैशनल नंबर है तो ये यहाँ पे भी तो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वाले को एक साइड कर दो और इरेशनल नंबर वाले को एक साइड कर देते हैं। तो 3 को मैं एक साइड करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√5 P/Q -3 हो जाएगा। तो 2√5 = P - 3Q/Q हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर, ये मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो √5 = P - 3Q/2Q। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, बस आपको यहीं तक करना है। ये बहुत ही सिंपल है। देखो ये जो मुझे पता है क्या, ये जो √5 है ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है, इक्वल यहाँ पे शो कर रहा है। तो कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रैशनल नंबर, यहाँ लिखते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं होता है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पे तो इक्वल शो कर रहा है, तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे मैंने लिखा है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर नॉट इक्वल, सो दैट, ये लास्ट में लिखना आपको, इसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, सो दैट आर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, आर एजम्पशन इज रॉन्ग। उसके बाद क्या हो गया, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इस स्टेप का तो बहुत ही सिंपल रहता है। आपको क्या करना है, सेपरेट कर दो, रैशनल नंबर वाली को एक साइड कर दो, इरेशनल नंबर वाली को एक साइड कर दो। फिर आपको क्या देखना है, फिर आप लिख देना ये जो आपका इरेशनल नंबर लिख दो, फिर ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो मुझे पता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर नॉट इक्वल, सो दैट आर एजम्पशन, जो मैंने एज्यूम किया था वो क्या है, वो गलत एज्यूम किया था। तो सही क्या है, सही यही जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, 3 + 2√5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब हम लोग आते हैं इस स्टेप का, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम करना, पहले कॉन्ट्रडिक्शन लिखो, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। उसके बाद एज्यूम कर लो। सो लेट अस एज्यूम 1/√2 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इज अच्छे से लिखती हूँ मैं, इज, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो 1/√2 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको लिखना, PQ क्या होना चाहिए, इज एन इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर और क्या होना चाहिए, कोप्राइम नंबर। ठीक है, एंड कोप्राइम नंबर। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 1/, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे Q √2P आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कर लो, P को मैं नीचे कर लेती हूँ, तो Q/P आ गया इक्वल टू √2 आ गया। बस सिंपल है, √2 आ गया। अब ये √2 क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका रैशनल नंबर। और फर्स्ट वाली थ्योरम में मैंने प्रूव किया था √2 क्या है, इरेशनल नंबर, तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर।
आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होगा, इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो आर एजम्पशन, सो एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो एज्यूम किया था वो क्या गलत है, तो सही क्या हो गया, सही यही होगा 1/√2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था आपका थ्योरम। थ्योरम ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, √2 √3 या ये हो गया। और ये जो पूछा जाता है ना, आपको हर एक लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज लिखना। और ये अगर मैं बोलूँ एग्जाम परस्पेक्टिव से तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। और जो इससे पहले मैंने बताया था डायरेक्ट √2 √3 डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आप लोगों से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये क्या है, इसके बाद क्या मैं बोलने वाली थी, मैं भूल गई। इसके बाद हाँ, ये जो है ये तो पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, ओवर होता है। आई होप जो भी मेरा हमेशा से ये कंसर्न होता है कि मैं बेसिक टू स्टैंडर्ड करवाऊँ। ठीक है, तो मैंने हर एक चीज़ क्लियर करवा दिया आप लोगों को। और इससे रिलेटेड अब आप लोगों को क्या करना है, पहले तो आप लोगों को क्या करना है, पहले ये चैप्टर पढ़ना है। पढ़ने के बाद नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ। अच्छे से इसलिए बनाओ क्योंकि देखो जब अच्छे से बनाओगे ना तब पढ़ने का मन करता है। ऐसे अब मुझे मत बोल देना इनडायरेक्ट वे में कि मैम आपकी राइटिंग खुद ही अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मेरे पे ध्यान मत दो, खुद की राइटिंग अच्छी करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या तो आप मेल कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपना मेल आईडी भी दिया और मैंने एक व्हाट्सएप नहीं, मैंने मेल आईडी दिया है और मैंने आपको एक इंस्टा आईडी भी दिया है, तो आप लोग वहाँ भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।